अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में 3 खबरें आपको बतानी हैं। एक तो एंकर इमरान रियाज़ की एक ऑडियो जो है वो एक फ़ोन कॉल जो है वो वायरल हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा संगीन और अहम तरीन बातें सामने आई हैं, जिसमें चौंका देने वाली बातें हैं, जिसमें वाक़ई में उस अगर बातों का जो है वो जायज़ा लिया जाए तो वो बातें बिल्कुल 100% बल्कि 1000% दुरुस्त साबित हो रही हैं। आजकल और इसके अलावा माज़ी में जो कुछ जो है होता रहा है उसके तनाज़ुर में क्या गुफ्तगू की गई है आमिर रियाज़ की जानिब से, और उसके अलावा होता क्या रहा है। मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ जो सूबों के लोग हैं, आखिरकार वो मुल्क के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ उठाते हैं, क्यों इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, या उनको फिर उनकी कामों की वजह से क्यों जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मुल्क दुश्मन है। वो चीज़ें सामने रखेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हुकूमत पहली बार जब सामने आई तो उसके बाद फिर पहले महीने में उनको धड़ाधड़ जलसे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इंतहाई नाकामी के बावजूद जलसों का जो सिलसिला जारी है। ना सिर्फ मरीम बल्कि जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी जानिब से भी जलसे किए जा रहे हैं। आज एक दावा भी सामने आया, और बल्कि एक और भी चीज़ कि जिसमें उन्होंने उनके जो अल्फाज का अगर मतलब लिया जाए तो उनके भाई के ऊपर जो है वो फिट होता है, ख़ासतौर पर नवाज़ शरीफ के ऊपर। क्या बात हुई वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आमिर लियाकत के ऊपर जो वो मुख्तलिफ औक़ात में संगीन नौइयत के इल्ज़ामात, बल्कि उनकी जो बातें हैं कि कभी भी वो किसी भी बात पे एक बात पे खड़े नहीं हो सकते, अब वाज़ेह हो चुका है कि उनकी ज़हनी कैफ़ियत किस तरह है। अब तीसरी बीवी ने भी उनको छोड़ने का फ़ैसला किया, बल्कि छोड़ चुकी हैं, और अब 11 करोड़ रुपए का जो है वो मुतालबा किया है कि 11 करोड़ रुपए उनको दावे की सूरत में अदा किया जाए। उन्होंने कहाँ रुजू किया है, उनका वीडियो बयान किया है, और उसके बाद क्या आमिर लियाकत वाकई ही उन्हें फ़ाहिश काम पर मजबूर करते थे, जिस तरह के इल्ज़ामात और संगीन नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इमरान रियाज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ जो है ख़ास तौर पर एक स्टांस लेके खड़े हुए हैं। चंद उन एंकर्स में शामिल हैं जो एक हुकूमत की तब्दीली हुई, जिस तरह अदम एतमाद के हवाले से या उस अदम एतमाद को लेकर तब्दीली हुई, तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने स्टांस लिया, उनके साथ साथ चंद वो एंकर हैं जिन्होंने खुलकर इस हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, जो कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हुई थी, उस हवाले से वो खड़े रहे, और आज तक वो डट के खड़े हुए हैं। और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ना सिर्फ उनको बल्कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया धमकाया भी जा रहा है। हमें भी खुद मना किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है रोका जा रहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत की तब्दीली है उसके ख़िलाफ़ जो है वो या उनके हक़ में बात ना करें। अब चूँकि कोई एंकर या कोई सहाफ़ी या कोई भी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहा है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है, वो खुलकर बात करें। लेकिन बुनियादी तौर पर अब जिस जगह या जिस तरह आवाम तक ग्राउंड लेवल पर जो पैगाम पहुँच चुका है उसको किस तरह जो है वो ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह एक इमरान खान को जो कॉल मौसूल होती है, उस कॉल के ऊपर वो जिस तरह का तज़किरा कर रहे हैं वो नाकाबिल बयान है। वो उन्होंने अब खुल के कह दिया है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसी तरह जो एक डट के खड़े रहने वाले जो एंकर हैं उन तमाम का यही मौक़िफ़ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जान ले सकता है, इसके अलावा और क्या नुकसान पहुँचा सकता है। डरने वाले नहीं है, ना पहले डरे ना अब डरेंगे, और ना ही कोई उनको डरा कर उनके स्थान से उनको वापस ला सकता है, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत की तब्दीली हुई वो जो है वो नाकाबिल बयान है। लेकिन कभी भी ना अवाम बर्दाश्त कर पा रही है, ना पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो मुहिब वतन शहरी वो बर्दाश्त कर पा रहा है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज तक जो है वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि कोई माँ के पेट से मुल्क दुश्मन जो है वो नहीं बन के आता, बल्कि उनके साथ जब उनको दीवार से लगाया जाता है, उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं, नाजायज़ उनको उनके ऊपर जो है सख्तियाँ जब की जाती हैं, तो उसके बाद फिर लोग जो है वो मुल्क दुश्मन या इस तरह की मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर हो जाते हैं या हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह अली वज़ीर का मामला है, मैं ये नहीं कह रहा कि अली वज़ीर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अली वज़ीर वाला मामला, मोहसिन दावड़ का मामला, पीटीएम के कई ऐसे लोग हैं जिनका इल्ज़ाम है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मजबूर किया कि वो हथियार उठाएँ। इसी तरह बलूचिस्तान में कई ऐसे हैं जो कहते हैं अलहदगी पसंद या आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा रहे हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ देखने में आता है। इसी तरह कई महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, उनकी जानिब से भी इसी तरह का जो है वो सामने आता है कि हमें जब मजबूर किया जाता है, तंग किया जाता है, इस हद तक जो तंग किया जाता है तो हम फिर मजबूर हो जाते हैं कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, और आवाज़ जब बुलंद करते हैं तो अल्टीमेट मुल्क के ख़िलाफ़ जाती है या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने वो डट कर जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, और डट कर इमरान रियाज़ ने जो है वो बात की कि उन्हें फ़ौज की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, और उन्होंने हमेशा फ़ौज के वो चीज़ें, वो चेहरे, वो उनकी मुश्किलात, वो मुल्क की दिफा के लिए जो काम है वो हमेशा मुस्बत तरीके से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह कई सहाफ़ी हैं जो हमेशा मुल्क और कौम की, बल्कि पूरा मुल्क जो है वो दीन से अगर दूसरे नंबर पर अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है। मज़हब के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का ये पाकिस्तान के रहने वाला एक बच्चा जानता है कि अपने मज़हब के बाद
اسلام کے بعد اگر کوئی دوسری نمبر پر محبت ہے تو وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. لیکن جس طرح کی حکومت کی تبدیلیاں آتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول یا الزام عائد کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں, بالکل حکومت سے ہٹ جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد 2 خبریں جو ہے وہ نشر ہوئیں, اخبار میں شائع ہوتی ہیں, جس میں مریم اورنگزیب کی طرف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے, جس میں کہتی ہیں آٹا گھی جو صرف ہم نے 2 ہفتوں میں مہنگائی ختم کر دی ہے, سب چیزیں جو وہ سستی کر دی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جو بقا ہے صرف فرح گوگی کو بچانے کے لیے, اور بدعنوانی اور اس کے علاوہ جو نااہلی تھی ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے, اور اس نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچا, جو کہ ان کا الزام ہے عمران خان کے اوپر. اور اسی کے نیچے ہی تقریباً 2 کالم کی خبر چھپی ہوئی, جس میں لاہور میں خاص طور پر گھی 10 روپے, مرغی 50 روپے, آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 200 روپے مہنگا کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بجلی کی فی یونٹ بھی 2.86 روپے فی یونٹ جو ہے مہنگی کی گئی ہے. اس طرح آٹے کا تھیلا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 650 روپے. اس طرح روٹی, نان, پیاز, لہسن, ادرک اور تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہیں. اور اس طرح آٹے کی جو لاہور میں خاص طور پر قیمت ہے 20 روپے, 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 1100 سے بڑھ کر جو ہے وہ 1300 روپے کر دیا گیا. حالانکہ کچھ دن پہلے مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ جس میں دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے 800 روپے جو ہے وہ آٹے کا تھیلا کر دیا ہے. اس طرح اگر ہم گندم کی بات کریں, حالانکہ حال ہی میں 1 مہینہ بھی نہیں گزرا گندم کی جس طرح قیمت لی گئی ہے کسانوں سے, جو گندم خریدی گئی ہے وہ فی من 2100 یا 2200 روپے خریدی گئی ہے. تو کسانوں نے جو محنت کر کے گندم وہ اگاتے ہیں, اس کے بعد پھر منڈیوں تک جب پہنچتی ہے تو ان کو صحیح ریٹ نہیں ملتے. لیکن جب اس کے بعد پھر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جب عوام تک آٹا پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب دیکھیں خود کہ جو 2100 روپے فی من خریدا گیا ہے, اب 1300 روپے 20 کلو آٹا جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے, یعنی کہ ڈبل ریٹ پر جو ہے وہ لوگوں کو اب گندم جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے, آٹا فروخت کیا جا رہا ہے. لیکن اس تناظر میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے گندم سستی نہ کی تو ان کو کپڑے بیچ کر بھی اگر آٹا سستا کرنا پڑا تو وہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ امیر آدمی جو علاج کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے اور غریب آدمی کو ملک میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. اب خود اندازہ لگائیں کہ پچھلی حکومت نے جب صحت کارڈ شروع کیا تھا تو پنجاب کے کئی علاقوں میں, خیبر پختونخوا کئی علاقوں میں جو صحت کارڈ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یا اس کے اوپر علاج جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. سندھ میں صحت کارڈ شروع نہیں کیا گیا تھا. اس طرح بلوچستان کی صورتحال بھی صحت کے حوالے سے جو ہے ناکافی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اگر کوئی علاج کے لیے گیا تھا اور آج تک جو واپس نہیں آیا وہ نواز شریف صاحب تھے, اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو امیر آدمی علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا. تو الٹیمیٹ وہ اب خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ جو ہے کس کو کہہ رہے ہیں, کوئی غریب آدمی تو نہیں جاتا نا. عمران خان بھی علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں آتے, یا زرداری صاحب جاتے ہیں, ان کی ٹیم جاتی ہے, یا پھر نون لیگ میں جو ہے وہ نواز شریف یا ان کا خاندان ملک سے باہر علاج کے لیے جاتا ہے, باقی تو کوئی جاتا نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگائیں. اس کے بعد پھر ان کو یہ دیکھیں کہ اس طرح مشکل میں ہے, حالانکہ ساری 11 یا 13 جماعتیں ان کے اتحاد میں شامل ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. لیکن وہ جلسے جلوس بھی نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا اور جہاں جہاں جلسے کیے جا رہے ہیں مریم کے اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے, وہ ناکام ترین جو وہ جلسوں میں شمار ہو رہے ہیں. اور اس کے اپوزٹ میں اگر جلسوں کے مقابلے میں جلسے دیکھیں تو وہ سب کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں. عمران خان کے جو جلسے ہیں, چاہے وہ کسی علاقے میں, کسی شہر میں, کسی صوبے میں جلسہ کر رہے ہیں, تو وہ انتہائی کامیاب ترین جلسہ جا رہا ہے. یعنی کہ عوام کا جو رجحان ہے وہ کس طرح جو وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو جس طرح کہا گیا تھا کہ وہ دانیہ جو ہے وہ سید ہے, اب سامنے آیا کہ دانیہ سید نہیں ہے, وہ دانیہ جو ڈامر ہے ان کی جو ذات ہے. اور اس کے علاوہ عامر لیاقت جو کہ سید عامر لیاقت کہتے ہیں, ان کی جو کاسٹ سامنے آئی ہے, وہ انکشاف جو ہوا ہے وہ دانیہ کے جو طلاق نامہ تھا یا ان کا جو خلا نامہ تھا, خلا نامے میں سامنے آیا, جس میں انہوں نے شیخ عامر لیاقت کہا ہے اور خدا داد کالونی کا ان کا ایڈریس بتایا گیا ہے. اور انہوں نے ڈامر جو ہے وہ اپنی قوم بتائی ہے اور بہاولپور کی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عامر لیاقت نے جو ہے وہ ان کو شدید جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ کیفیت میں مبتلا رکھا, تشدد کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ الزام لگایا کہ ایک دفعہ انہوں نے گلا بھی دبایا, اور اس کے بعد پھر عامر لیاقت جو ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہے, عیاش آدمی ہے. عامر لیاقت نشہ آور ہو کر جو ہے آئے روز ان کے اوپر تشدد کرتا تھا. انہوں نے اس طرح کے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فحش ویڈیو بنانے پر بھی جو ہے مجبور کرتا تھا. اب عدالت سے انہوں نے استدعا کی کہ عامر لیاقت سے تنسیخ نکاح کی جو وہ ڈگری جاری کی جائے, اور حق مہر کی مدد میں جو ہے وہ تقریباً 11 کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دیا جائے. اور عدالت سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 لاکھ روپے خرچہ جو ہے
नान नफ़क़ा के तौर पर मुकर्रर किया जाए। इस पर अदालत ने 7 जून के लिए जो है आमिर लियाकत को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है, क्योंकि ये लग रहा है जिस तरह की, क्योंकि उन्होंने बहावलपुर से जाकर रजू किया है और सोशल मीडिया पे एक और वीडियो भी जिसमें उन्होंने वायरल की है कि अब जो भी खबरें आएंगी वो उनके अकाउंट से नहीं बल्कि मीडिया के ज़रिए जारी की जाएंगी और मीडिया से ही लोग जो है इस मामले में आगाह हों। तो उस तरह लग रहा है कि वो उनकी मौजूदगी बहावलपुर में है और काफ़ी अर्सा पहले ही लग रहा है कि वो आमिर लियाकत को छोड़ के अपने माँ बाप के पास वापस जा चुकी हैं, जिस पर उन्होंने खुद भी इल्ज़ाम लगाया कि 4-4 रोज़ तक आमिर लियाकत उनको खाना नहीं देते थे। तो बहरहाल इससे पहले जो बीवी थी वो भी जो आमिर लियाकत है उनसे अलग हुई और उसके बाद पहले जो पहले वाली नंबर वाली जो बीवी थी उनको भी आमिर लियाकत ने तलाक दी थी। तो बहरहाल मामला जो बड़ा संगीन है और जिस तरह की उनकी ज़हनी कैफियत है, उनके करीब रहने वाले लोग हैं या जो उनके इर्द गिर्द करीब से जो आमिर लियाकत को जानते हैं, तो कोई उनको मुस्तकिल मिजाज समझता नहीं, हमेशा जो है वो बौखलाहट का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का वाकई वो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो फिर लग नहीं रहा कि कभी उनका जो मुस्तकबिल है कोई बेहतर हो सकता है। बहरहाल इस तरह अब उनको अदालत में जवाब देना पड़ेगा कि कम सन लड़की से जिसमें उन्होंने जो है वो तरफ़ैन बताया था कि सैयद हैं और इस तरह सैयद फैमिली है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो डामर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और आमिर लियाकत जो है वो शेख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल अब इनको अदालत में जवाब देना पड़ेगा और 11 करोड़ रुपए जो कि एक भारी रकम है जिसका उन्होंने मुतालबा किया कि वो अदालत उनको दिलवाए और घर और गाड़ी भी दिलवाए। तो बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।